यह भी हमारे समाज की उतनी ही बड़ी सच्चाई है। सो इंडियन सोसाइटी बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरह की सोसाइटी है, एक बहुत ही इसमें पहचाने बहुत ज्यादा हैं। तो अगर मैं तुमसे पहले भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, सब अगर मैं तुम्हें इसके बारे में बता रहा हूं तो जो सारे सब्जेक्ट्स हैं इंडियन सोसाइटी को अपने दिमाग में रखो, क्योंकि ये डिमांड और सप्लाई यहां पर है, यानी यही चीजों की डिमांड कर रहा है। यही डिमांड कुछ भी हो सकती है, डिमांड चेंज हो सकता है, डिमांड हिंसा हो सकती है, यही कर रहा है, वायलेंस हो सकता है, वैज्ञानिकता हो सकती है, साइंटिफिक अप्रोच, यही डिमांड कर रहा है। रेनासा हम क्यों पढ़ते हैं हिस्ट्री में, क्या है रेनासा का मतलब, ठीक है, किस लिए हमारा आर्ग्यूमेंट होता है कि भारतीय समाज में रेनासा हुआ कि नहीं हुआ, किस लिए हम यूरोपियन रेनासा की बात करते हैं, क्यों, क्योंकि अंधकार युग था, महिलाओं को डायन कह के पत्थरों से मार दिया जाता था, कुएं में जिंदा फेंक दिया जाता था, लोगों को बीच से काट दिया जाता था सड़कों पे, वो उससे क्या था, सोया हुआ समाज था। समाज जगता है, वैज्ञानिकता आती है, सोच आती है, आधुनिकता आती है, तो उसको हम पुनर्जागरण रेनासा के रूप में पढ़ते हैं। तो समाज जो है डिमांड करता है, बदलाव होगा नहीं होगा, समाज रिटेलिएट भी करता है। डिमांड में मतलब क्या होता है, डिमांड का मतलब रिटेलिएशन है। अगर कोई कहता है कि भाई अभी आपने पढ़ा कि लड़की ने अपने मन से शादी कर ली, पिता ने ही अपनी लड़की को चाकू से गोद दिया, ऑनर किलिंग के बारे में आप पढ़ते हैं समाज के अंदर ही, तो उसकी डिमांड है कि मुझे अपनी परंपराओं को जो मेरे दिमाग में भर दी गई, हालांकि उसका बेस नहीं जानता है, बेस तो बुद्ध है, बेस मेडाइवल नहीं, तुम्हारी जो जाति व्यवस्था है, खाप व्यवस्था है, वो तुम्हारा बेस नहीं है, लेकिन वो उसको दिखाई पड़ रहा है। तुम्हारा बेस तो बुद्धत्व में है, तुम्हारा बेस तो अहिंसा के सिद्धांतों में है, तुम्हारा बेस ये कहता है कि अगर तुम प्राण किसी को दे नहीं सकते तो तुम्हें प्राण लेने का हक भी नहीं है। ये तुम्हारा बेस है, ये इस देश का प्रमुख बेस है, अहिंसा हमारा बेस है। तो इसलिए नहीं, तुमने एक मेडाइवल में एक प्रतिक्रियात्मक स्वरूप तुमने देखा, एक मध्यकालीन स्वरूप देखा कि नहीं, बेटी ने अपने मन से शादी कर ली तो उसकी हत्या की जानी चाहिए क्योंकि समाज में मेरी नाक नीची हो गई, तो उसकी हत्या तुमने कर दी। तो अपने आधार को नहीं जानते, तो ये सारी चीजें कौन डिमांड कर रहा है, ये तुम्हारा समाज ही डिमांड कर रहा है, और तुम्हारा समाज ही इसको सप्लाई भी कर रहा है। इसीलिए जितनी भी चीजें, पेपर 1, पेपर 4 में आप क्या पढ़ते हो, चलो पेपर 4 में एथिक्स इंटीग्रिटी, किसके लिए, एलियंस के लिए, भूतों के लिए, जिन्नों के लिए नहीं भाई। आखिर कौन बेईमानी कर रहा है, तो जब बेईमानी कर रहा है, जब तुम्हें प्रशासनिक सेवा में बेईमानी दिखाई पड़ रही है, तो ही तो तुम तो उससे कह रहे हो ना कि सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी, ईमानदारी, ऑनेस्टी, मोरालिटी, ये पढ़ा रहे हो। जब तुम देखते हो कि एक अधिकारी किसी गरीब का हक नहीं दे रहा है, पैसे मार रहा है या सेवा उसको प्रदान नहीं कर रहा है, तो उसको तुम सिखाते हो ना कर्तव्य परायणता क्या होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनुअल्स क्या होते हैं, मोरालिटी क्या होती है, कर्तव्य निष्ठा, इंटीग्रिटी के साथ किस तरह उसको सत्यनिष्ठा के साथ जोड़ सकते हो। तभी तो आप चौथे में पढ़ा रहे हो। किसके लिए तुम पढ़ा रहे हो, सच्चाई किसको पढ़ा रहे हो, उसको आदर्श किसके सिखा रहे हो, उसको क्यों तुम जो है वो मोरालिटी के बारे में बात कर रहे हो, वैल्यूज यानी मूल्यों के बारे में बात कर रहे हो, इंटीग्रिटी यानी सत्यनिष्ठा के बारे में बात कर रहे हो, कि इनकी डिमांड आ रही है। डिमांड क्यों आ रही है, क्योंकि समाज में इस तरह की बेईमानी, भ्रष्टाचार, लोगों का हक मारना, झूठ बोलना, आप पावर का गलत इस्तेमाल करना, ये था। तो इसको हटाने के लिए तुम्हें पेपर 4 में पूरा पढ़ाया जा रहा है सोसाइटी में। तो अगर तुम सोसाइटी को समझ जाओगे, लोग कहते हैं पेपर 4 को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता, पेपर 4 में अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं तो तुम्हारे अंदर एक सोच होनी चाहिए, वो सोच तुम्हारी पेपर 1 में तय हो जाती है। अगर समाज बेईमान होगा तो क्या होगा, समाज अगर कर्तव्य परायण नहीं होगा, जो उसकी फंडामेंटल ड्यूटी से नहीं पूरा करेगा, अरे लोग कूड़ा उठा फेंक दे रहे हैं, कर्तव्य कह रहा है कि तुम्हें अपने देश को साफ रखना है, उठा फेंक दिया, जहां मौका मिला थूक दिया, भले चाहे उसको टीबी है, कफ है, बलगम है, थूक दो, अगला 4 अपने आप फ्री में बीमार पड़ जाएंगे। मक्खियां जो है ज्यादा, कितने बच्चों को हमारे यहां बच्चे जो मर जाते हैं हैजा और डायरिया से, मर जाएंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है, अरे हम कौन, हमारा घर साफ है, बस हमने हिट खरीद लिया मक्खी मारने वाला, हम उसको हिट को खूब छिड़क देंगे, हमारे मक्खियां मर जाएंगी। भले चाहे हम जो है वो जितना रसायन है अपने अंदर जो हम सोख के, हमारा बच्चा भी कैंसर से मर जाएगा, लेकिन हम क्या है, हम अपनी लाइफ के बारे में ज्यादा जानते ही नहीं है। तो इंडियन सोसाइटी ही वो सारी चीजें तय करती है। तो अगर मैं अब कर्तव्य परायण हूं तो मैं गंदगी नहीं फेंकूंगा ना सड़क पे। तुमसे कौन सा कह रहा है कि तुम जो है हाथ में तिरंगा झंडा ले लो और जाकर कश्मीर की पहाड़ी पर खड़े हो जाओ, बोले हम ही हैं, जान दे देंगे। तुमसे राष्ट्र ये नहीं कह रहा है, उसके लिए भारतीय सेना बनी हुई है, भारत की जो सिक्योरिटी फोर्सेस वो काम कर रही है, इंटेलिजेंस फोर्सेस काम कर रही हैं, वो उनकी विशिष्टता है, उनके लिए जो उनकी ट्रेनिंग होती है। राष्ट्र तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम सर्वो बलिदान कर दो अपने आप को, राष्ट्र तुमसे यही कह रहा है कि भारत के नागरिक होने के नाते भारतीय समाज के अंदर समरसता लेकर आओ, तुम ये कूड़ा सड़क पे ना फेंको। दूसरा, अब तो तुमसे और गंभीर बात कह रहा है, तुमसे कह रहा है यार तुम कम से कम अच्छी बात ना करो तो ना करो, तुम ये गलत अफवाहें व्हाट्सएप पे ना फैलाओ। ऐसा तो नहीं है कि कोई बाहर से आता है और वो फेक आपको जो है वो सब चीज दे देता है, आप ही है जो फॉरवर्ड करते हैं। देखो हमारे धर्म के ऊपर हमला हुआ, हमारी जाति के ऊपर हमला हुआ, हमारे लोगों के ऊपर हमला हुआ, और फिर क्या होता है,
पता चला मोस्ट ऑफ द केसेस में, बांग्लादेश में क्या हुआ आपने देखा, हमारे हिंसा में क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द केसेस में पता चलता है कि एक उपद्रवी था, एक सनकी था, उसने गलत काम किया, लोग 15 लोग 20 लोग 30 लोग मारे गए, चले गए इस दुनिया से। दिल्ली दंगों में देखिए क्या हुआ। अब जो चले गए आप उनके प्राण लेकर नहीं आ सकते, बाद में बोलो हो गलती तो किसी मतलब यहां तो थी नहीं, ये तो केवल एक षड्यंत्र है, एक आदमी का उपद्रव था, लेकिन 50 लोग 60 लोग इसके पीछे फना हो गए, निकल गए। तो यहां तुमसे एक क्वेश्चन किया जा रहा है कि हमें पेपर 4 में क्या पढ़ाना है। राष्ट्र के लोग, जब ये भारतीय समाज जब अपनी जड़वत्ता से निकलता है तो आर्थिकी को जन्म देता है। एनसीईआरटी हमें क्या बताती है? एनसीईआरटी हमें बताती है कि हम प्राचीन समय से लेकर एक बहुत ही बढ़िया इकोनॉमिक कंट्री वाले जो है आर्थिक व्यवस्था वाले लोग थे, चाहे वो दक्षिण भारत हो चाहे वो उत्तर भारत हो। बहुत लंबे समय तक हमने दुनिया पे आर्थिक रूप से राज किया है। क्षेत्र में तो हम यहीं पर थे, लेकिन हमने, हमारी जो सत्ता थी वो बहुत बड़ी आर्थिकी थी। दुनिया की 30% जीडीपी हमारे पास थी। हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था, पूरी दुनिया से चीजें हमारे पास आती थी। तो आखिर भारतीय समाज जब उन्नयन की तरफ जाता है, हम अपने समस्त विरोधाभासों, भले चाहे हमने पश्चिम, एक मैंने बड़ी खूबसूरत लाइन अपनी हिस्ट्री की क्लास में कही थी और मैंने बच्चों को बोला भी था कि भारतीय समाज एक ऐसी चीज है, इसको देखने का नजरिया तुम्हारा क्या है, इसको तुम किस रूप में देखते हो। भारतीय समाज के साथ सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे बड़ी विडंबना जो हमें, कि जब हम इसको समझने के लिए, हम इसको अंडरस्टैंड, हम जब इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है, तो हमें मोस्टली वेस्टर्न थॉट्स दिखाई पड़ते हैं। हमें मोस्टली वेस्टर्न थॉट्स हमें दिखाई पड़ते हैं, पश्चिम। और मैंने एक बड़ी खूबसूरत लाइन बोली थी, मैंने बच्चों से कहा था मुझे लिख के भेज देना। इतिहास जब मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा था एनसीईआरटी, तो वहां मैंने एक बड़ी खूबसूरत लाइन, पता नहीं कहां से पढ़ते पढ़ते जो है दिमाग में आ गई, कि पश्चिम ने, बड़ी खूबसूरत लाइन थी कि पश्चिम ने, यानी वेस्टर्न ने, पश्चिम ने हमारी भिन्नता को, हमारी विविधता को, हमारी विविधता पावर होती है, डाइवर्सिटी होती है। विविधता क्या होती है? फूड चेन में जब डाइवर्सिटी होती है तो हम समृद्ध होते हैं, फूड चेन हमारा बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। हमारी विविधता को, हमारी, बड़ी खूबसूरत लाइन है, इंटरव्यू में यूज कर लेना इसको, हमारी भिन्नता के रूप में प्रस्तुत किया। वेस्टर्न रिप्रेजेंट आवर डाइवर्सिटी in the form of differences, in the form of differences। पश्चिम ने हमारी विविधता को हमारी भिन्नता के रूप में प्रस्तुत किया। विविधता ताकत है, विविधता पॉजिटिविटी है, विविधता आर्ट एंड कल्चर की पॉजिटिविटी है, विविधता यहीं पर दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से एनसीईआरटी पढ़ोगे तो, जिसको आप नई वाली एनसीईआरटी बेकार समझ के छोड़ देते हो, हमारी मंदिर वास्तुशैली, नागर शैली, वासर शैली, हमारे मस्जिदों, हमारे आर्किटेक्चर, इन सब में जबरदस्त विविधता पाई जाती है। हमारी चित्रकला, हमारा खान पान, रंग रूप, अधिवास, पूरे भारत में डाइवर्सिटी है। और भारत की डाइवर्सिटी के पीछे भारत का भूगोल है। पेपर 1 में आता हूं, भारत में हर प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कोपन के समस्त जलवायु वर्गीकरण भारत में पाए जाते हैं। भारत में जो है उन्नत हिमालय है, तो हमारे पास प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, तटीय मैदानों से लेकर हमारे पास वर्षा वन से लेकर रेगिस्तान से लेकर हर चीज हमारे पास उपलब्ध है। चाहे वो विश्वतीय वन हो, दलदली वन हो, मैंग्रोव हो, सब कुछ हमारे पास उपलब्ध है। भारत की जलवायु विविधता भारत की सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक विविधता को जन्म देती है। लेकिन जब हम भारतीय समाज को देखने पहुंचते हैं, जब हम भारतीय समाज को देखने पहुंचते हैं, तो हम भारतीय समाज को पश्चिम के नजरिए से देख लेते हैं। और पश्चिम ने हमारी विविधता को, हमारी ताकत को, हमारी भिन्नता यानी हमारी डाइवर्सिटी बता दी। और जैसे हम डाइवर्स हो गए, भिन्न हो गए, हमारी जो डिफरेंसेस आ गए, डिफरेंसेस हमारे आ गए, तो डिफरेंसेस तो हमेशा टक्कर खाते हैं, डिफरेंसेस में संघर्ष करने की संभावना रहती है। हमें समझ में आ गया कि हम भारतवासी नहीं हैं, हम या तो एक अल्पसंख्यक समुदाय हैं या एक बहुसंख्यक समुदाय हैं। हम फलाना जाति के हैं, हम ढिकाना जाति के हैं, हम फलाना भाषा के हैं, हम फलाना क्षेत्र के हैं। हमारी भिन्नताएं बहुत गहरी होती चली गई, बहुत गहरी होती चली गई। और यही सबसे बड़ा फर्क आता है। ये एक ऐसी चीज है जिसको आप समझना कि हम भारत को ही, भारतीय समाज को ही भारतीय नजरिए से देख नहीं पाए, भारतीय समाज के माध्यम से उसको देख नहीं पाए। हमें इसमें पृथकता देखने को मिल नहीं रही है। हम अपनी सबसे बड़ी ताकत को, हम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी मान बैठे, और वो जो बताने लगे वो हम सुनने लगे। कल मैं पूरा दिन एक बुक स्टोर पे था दिल्ली में, और मैं कल बहुत खुश था। आपने देखा, मैंने इतनी ज्यादा किताबें खरीदी, मैं खरीदता चला गया, वो मुझे देता, मुझे अच्छा एक सेल्स पर्सन मिल गया जो बहुत पढ़ा लिखा था, मतलब किताबों के बारे में वो जानता था। फिर बात आई, मैं सोचा 4-5 किताबें खरीदूंगा, और लगभग वो 42 से ज्यादा किताबें कल खरीद के लेकर आया, मोर देन 42।
और उसमें मैं खुश क्यों था? मुझे बहुत लंबे समय बाद लगातार मैं बुक स्टोर पे जाता, जब भी जाता हूं, ऐसी बड़ी सी खरीदारी करता हूं किताबों की। अभी तक मैं इतनी किताब, मैं लगभग 7 से 8 घंटे के आसपास में वहां पे पूरा सुबह से लेकर शाम तक, बिल्कुल अंधेरा होने तक मैं वहां पे टिका रहा। और इतने समय तक एक जो है बुक स्टोर में, बहुत बड़े बुक स्टोर में, वहां मैंने देखा कि एक नया बदलाव आ रहा है। मैंने देखा